में सबसे पहले भौतिकी में प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा है गोलीय दर्पण और उसमें बने प्रतिबिंब की प्रकृति। तो गोलीय दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक सतह या तो बाहर की तरफ उभरा हो या अंदर की तरफ धंसा हो तो उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। और उसमें बने प्रतिबिंब की प्रकृति, तो जो अवतल दर्पण होता है तो उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा है कि F बराबर r/2, इसको कभी प्रूफ करने के लिए भी पूछा जा सकता है या इससे संबंधित कोई आंकिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये होता है दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा उसके बाद आ जाता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होता है वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक निकालने का दूसरा भी फॉर्मूला है जो स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम होता है sin I/sin r = म्यू, जहाँ म्यू माध्यम का अपवर्तनांक होता है। फिर उसके बाद है उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापने की विधि। किसी भी उत्तल लेंस को मापने के लिए कि उसकी फोकस दूरी किस तरह से माप सकते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके भी पूछने का चांस है। उसके बाद आता है मानव नेत्र का चित्र। मानव नेत्र का चित्र और नेत्र से संबंधित जो दोष है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, मोतियाबिंद, ये सब के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये कई बार पूछा जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके पूछने का चांस कम है। सबसे ज़्यादा पूछने का चांस इसी का रहता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद सूर्य उगने और डूबने के समय में परिवर्तन। सूर्य जब उगता है तो उगने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और जब डूब जाता है तो डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता रहता है। तो अगर वायुमंडल ना हो, सब ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। वायुमंडल ना होता है तो दिन का समय जो अभी है वो उससे 4 मिनट कम होता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है जब भी किसी प्रिज्म से प्रकाश होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, तो उसको उसी 7 रंगों की पट्टी को 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जो 7 रंग की जो पट्टी होती है उसको वर्णपट कहा जाता है। फिर उसके बाद टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव उसको कहा जाता है जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। तो छोटे छोटे वायुमंडल में कण होते हैं और धूल कण, जिससे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो प्रकाश के चारों तरफ फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है विद्युत विभव या विभवांतर। तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा को विद्युत विभव कहा जाता है, और 2 बिंदुओं पे विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो ये सब याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आता है 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आपको अगर ये ऑप्शन दिखे 6.25 × 10⁻18, तो ये इसका आंसर होगा। नहीं तो कभी कभी अगर 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो इसकी संख्या को परिकलित करना पड़ेगा। पूछा जा सकता है 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिकलित करें। उसके बाद आता है एमीटर और वोल्टमीटर। तो एमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, और वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। फिर उसके बाद आ जाता है विद्युत परिपथ का रेखा चित्र। तो विद्युत परिपथ के रेखा चित्र में हमेशा एक बैटरी को दिखाएंगे, एमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा, प्रतिरोध होगा, उसमें फिर प्रतिरोध होगा और स्विच को दिखाना रहता है, तो उसको दिखा देंगे रेखा चित्र से। फिर इसके बाद प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। प्रतिरोध तो किसी चालक, प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता को परिभाषित करना रहता है, तो प्रतिरोधकता कहा जाता है जैसे कोई चालक हो जिसका लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी
1 मीटर स्क्वायर हो तो उसके प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति, चालक की मोटाई, चालक की लंबाई और तापमान पर निर्भर करता है। तो ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं हमेशा। फिर उसके बाद ओम का नियम और उसका सत्यापन। ओम का नियम किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है और इसी से फॉर्मूला आता है V = IR। फिर इसके बाद इसका सत्यापन करना रहता है तो उसके बारे में लिखना रहता है। फिर उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में और मिश्रित क्रम में। फिर उसके बाद आ जाता है चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। चालक उसको कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कुचालक उसको कहा जाता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे जितना भी तार होता है धातु का वो सब चालक है, जितने भी धातु हैं सब चालक है। और ग्रेफाइट भी चालक होता है जो कार्बन का बना होता है। कुचालक होता है जैसे जितना भी प्लास्टिक है, रबर है और लकड़ी है, ये सब कुचालक होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। उसके बाद आ जाता है अर्धचालक। अर्धचालक उसको कहा जाता है जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन उसका प्रतिरोध अधिक होता है। और इसका एक गुण ये भी है कि जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध घटता है। अतिचालक उसको कहा जाता है वैसा चालक जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए। तो 0 ऐसे किसी का प्रतिरोध होता नहीं है। जब टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो प्रतिरोध 0 हो जाता है और उसको अतिचालक कहा जाता है। जैसे -23 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम का प्रतिरोध 0 हो जाता है तो -23 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम अतिचालक बन जाता है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है विद्युत फ्यूज के बारे में। विद्युत फ्यूज क्या है और इसको सुरक्षा फ्यूज क्यों कहा जाता है? तो ये हमारे विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है, इसलिए इसको विद्युत सुरक्षा फ्यूज कहा जाता है। और विद्युत फ्यूज जो बनता है ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा सूटेबल है। कॉपर और टीन के मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। मिश्र धातु विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे ही उसमें विद्युत धारा ज़रूरत से ज़्यादा प्रवाहित होती है वो पिघल करके गिर जाता है। उसके बाद परिनालिका है तो परिनालिका का चित्र बना करके बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैक्सवेल का नियम है। तो किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो जीवाश्म ईंधन वैसे को कहा जाता है जो जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। और जीवों का अवशेष जो जमीन के भीतर दब जाता है उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। फिर उसके बाद नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन कहा जाता है जब 2 हल्के नाभिक वाले तत्व आपस में मिलकर एक भारी नाभिक वाले तत्व का निर्माण करते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसके लिए तापमान 10⁻7 केल्विन के बराबर होना चाहिए। जो सूर्य और तारे के आसपास में होता है इतना तापमान तो वहाँ पे हो सकता है। नाभिकीय विखंडन कहा जाता है जब कोई भारी नाभिक वाला तत्व टूट करके हल्के नाभिक वाले तत्व का निर्माण करता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल भी ऊर्जा का मात्रक है तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻−19 जूल के बराबर होता है। फिर उसके बाद यूरेनियम 236 है। यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 236। अगर इसके एक नाभिक को विखंडित किया जाए तो उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद एक इकाई द्रव्यमान जो पदार्थ होता है उसको अगर ऊर्जा में परिवर्तित करें तो उससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है जो E = mc² इस संबंध से प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा के लिए जो वायु की चाल होनी चाहिए वो लगभग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। उससे अगर कम हो तो पवन ऊर्जा नहीं तैयार कर सकते। फिर उसके बाद ऊर्जा के उत्तम स्रोत के गुण। तो सबसे पहला है कि जो ज़्यादा ऊर्जा देने वाला हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब जलता है तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन को जलाते हैं तो 150 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है। वही 1 ग्राम अगर कार्बन को जलाते हैं तो सिर्फ 50 जूल ऊर्जा ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। फिर उसके बाद लगातार प्राप्त होने वाला हो वैसा ऊर्जा स्रोत जो लगातार मिलता हो, जल्दी समाप्त नहीं होने वाला हो तो उसको भी अच्छा उत्तम स्रोत माना जाता है ऊर्जा का। फिर उसके बाद उपयोग में आसानी से आ जाने वाला वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग करना आसान हो ना।
फिर उसके बाद जिसका परिवहन और भंडारण आसान हो, वैसे ऊर्जा स्रोत को भी अच्छा ऊर्जा स्रोत माना जाता है। जो कम पैसे में उपलब्ध हो और ऊर्जा का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो हाइड्रोजन को माना जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा कम जल करके ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सबसे अच्छा ऊर्जा का रूप है।